नमस्कार, एक बार फिर मेरे चैनल लॉ एंड प्रैक्टिस विद सुनील जी में आपका स्वागत। और एक और नए टॉपिक पे चर्चा के लिए हम लोग आज हाजिर हैं। आज बात करेंगे आपसे। मैंने पिछले दिनों नॉर्थ ईस्ट के अपने टूर के दौरान, अरुणाचल प्रदेश का जो मेरा टूर रहा, तो उसके दौरान कुछ बड़े अच्छे और जानकारी से भरे हुए कुछ शॉर्ट वीडियो जो होती है, जो शॉर्ट फिल्म कंटेंट जिसको बोलते हैं, वो मैंने पोस्ट किए थे। आप लोगों ने देखा, कई लोगों ने उसको सराहा और अप्रिशिएट किया। सराहने से ज़्यादा होता है कि उसको समझना, उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आज फिर ये मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इसको एक लॉन्ग वीडियो के रूप में आपको पूरे के पूरी स्थिति से अवगत कराऊं। तो शॉर्ट जो कंटेंट होता है, वो जो 1 मिनट 1.5 मिनट सवा मिनट का होता है, उसका पर्पस तो केवल थोड़ा सा एक तरह का इंट्रोडक्शन टाइप होता है। आज का जो हम ये वीडियो है, जो हमारा आज का एपिसोड है, जो सेशन है, इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इतनी दुरूह परिस्थितियों में क्या क्या चुनौतियां होती है और कैसे उसको पार करने का हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस उन चुनौतियों से पार पाने का प्रयास कर रही है। तो शुरुआत आइए इसी से करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यद्यपि ये टिपिकल पुलिसिंग का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पुलिसिंग की पेरीफेरी पे ही है। और नो डाउट पेरीफेरी के अलावा देश की सुरक्षा से, राष्ट्र रक्षा से संबंधित विषय है, वह ऐसा टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद है कि लोग इसमें रुचि लेंगे, उसको पसंद आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को पहले से सारे बॉर्डर के मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होती है। तो कुछ ना कुछ ये कहीं ना कहीं आप सभी के रुचि के साथ साथ थोड़ा जानकारी में भी वृद्धि करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ आज मैं आप लोगों से बात करता हूँ। देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो दुनिया में 7वां 8वां नंबर आता है। और पेनिनसुला जिसको बोलते हैं, वो इसकी एक जोग्राफिकल वो सिचुएशन है, यानी कि 3 तरफ से लैंड लॉक्ड और एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। तो जो समुद्र से घिरा हुआ इलाका है, वहाँ पर जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर्स होते हैं, उनका मैनेजमेंट एक अलग इशू है। वो कोई इतना पास कंट्री नहीं है हमारे श्रीलंका के अलावा, जो बहुत नज़दीक है। तो वहाँ पे अलग तरह का बॉर्डर मैनेजमेंट होता है। हम आज बात करेंगे जो लैंड बॉर्डर हमारे हैं उसके बारे में, और कोशिश करेंगे संक्षेप में ऐसी भाषा में बात की जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच सके और समझ सके, जानकारी में वृद्धि हो सके और रुचिकर भी लगे। तो हिंदुस्तान का जो 6,000 6,500 किलोमीटर का पूरा जो बॉर्डर है, वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। उसमें तमाम तरह की टरेन है, उसमें रेगिस्तान भी है, उसमें छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, उसमें खूब भरपूर जंगल है, तो ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ भी हैं। और ये आपका राजस्थान से शुरू होकर, बल्कि उसके भी नीचे अगर चले जाएं तो गुजरात से शुरू होकर, गुजरात से लेके पूरा इस तरह से घूमता हुआ जाता हुआ ऊपर हिमालय से होता होता और नॉर्थ ईस्ट तक चला जाता है। पूरे के पूरे हिमालय को कवर करता है। और ये बॉर्डर मैनेजमेंट के पर्पज से हम 2 भागों में इसको मोटा मोटा बांट सकते हैं। एक है हमारा ईस्टर्न बॉर्डर और एक है हमारा वेस्टर्न बॉर्डर। ईस्टर्न बॉर्डर का मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसी में आता है। वेस्टर्न बॉर्डर में, जैसा कि सबको मालूम ही है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ जानकारी के लिए, कि सबसे मेजर जो हमारा बॉर्डर है वो सारा का सारा पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान के साथ हमारा 2 तरह का बॉर्डर है, एक है आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर और एक है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। आईबी का मतलब होता है कि जो बॉर्डर जब पार्टीशन हुआ, जब बटा, और जो एग्रीड है वो हो गया। और एलओसी है कि जो पाकिस्तान ने आक्रमण किया था और जो इलीगल ऑक्यूपेशन हमारे हिस्से पर किया हुआ है कश्मीर में, लेकिन जहाँ पर सीज फायर हुआ और ये तय हुआ कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल, कि मतलब जहाँ पर जिसका कंट्रोल है वहाँ तक रहे, वो एक एलओसी होती है। बॉर्डर की जो स्थिति है वो सब लोगों को मालूम ही है, इस तरह की है कि कहीं कहीं तो बार्ड वायरिंग उसकी हो गई है काफ़ी हद तक। लेकिन जो पहाड़ का जो बॉर्डर है, खासकर पंजाब से जब जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं, तो वहाँ का जो बॉर्डर है, वहाँ पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है। और वहाँ पर कटीले तार लगाना या तार से बाढ़, मतलब एक कहिए कि बाड़ाबंदी करना बहुत मुश्किल काम होता है, दुभु कार्य होता है। तो इसलिए वह बहुत ही पोरस बॉर्डर है। और उसके बाद आप देखें तो लद्दाख लेह वाला जो शुरुआत होती है, वहाँ से फिर तिब्बत का कारगिल का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, जो ट्राई जंक्शन है बेसिकली। चाइना भी है उसमें एक तरफ, पाकिस्तान भी है। सियाचिन वाली जो स्थिति है वो लगभग नहीं पड़ती है। और उसके अलावा लेह और लद्दाख से फिर जब राइट की तरफ चलते हैं, ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो जो वहाँ से शुरू होके पूरा का पूरा, पहले जम्मू कश्मीर वाला और फिर तिब्बत के नीचे से होते हुए
हमारा हिमाचल और फिर उत्तराखंड और फिर पूरा का पूरा होते हुए सिक्किम से है, और उधर फिर भूटान नेपाल का वो वाला एरिया आ जाता है, फिर अरुणाचल तक चला जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पे 2 कंट्री और उस बॉर्डर पे पड़ जाती है, हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, म्यांमार और बांग्लादेश। आज मैं बात करूंगा, चूंकि पहाड़ियाँ वहाँ भी हैं, म्यांमार की तरफ भी हैं, यानी कि बर्मा, और बांग्लादेश की तरफ भी है। लेकिन जो दुरूह परिस्थिति है और जो मैंने देखा है, देख के मैं व्यक्तिगत अनुभव के रूप में बताता हूँ, वो है जो चाइना का बॉर्डर लगता है हमारा ईस्टर्न फ्रंट पे। विशेषकर जो अरुणाचल की जो स्थिति है, वहाँ ऊंचे पहाड़ है, और 1962 का युद्ध सबको याद होगा ही, किस प्रकार से निश्चित रूप से हमें स्वीकार करना ही है, स्वीकार करते भी हम लोग, कि हम लोग को अनप्रिपेयर्ड उसमें जाना पड़ा, उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, और ह्यूमिलेट होना पड़ा एक तरह से, और हमारे काफ़ी सारी ज़मीन पे कब्जा भी हो गया, जो कि आज तक भी चाइना के कब्जे में है। उन्हीं का इलीगल ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर। बहुत दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहे। बहुत दूर वहाँ का टरेन है। टरेन का मतलब आप समझते हैं क्षेत्र, यानी कि जो ज्योग्राफी होती है वहाँ की। कुछ जो बॉर्डर मैनेजमेंट का पार्ट होता है उसमें आउटपोस्ट से डिनोट करते हैं, सारी की सारी चौकियाँ होती है बनी हुई थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और उनको बोलते हैं बॉर्डर आउटपोस्ट, BOP। तो जो बॉर्डर आउटपोस्ट होती है उस पे कुछ कुछ कहीं पर 2 किलोमीटर के दूर, कहीं 4 किलोमीटर दूर, कहीं 1 किलोमीटर पे 1-2 BOP, डिपेंड करता है कि टरेन कैसा है, कितना सेंसिटिव और कितना चुनौती है उसमें। इस तरह से पूरा का पूरा चौकियों में पूरा क्षेत्र बॉर्डर का जो सीमा है वो बटी होती है। अब इसमें जो बॉर्डर है उसका एक चैलेंज ये है कि जो हमारी तरफ वाला जो टरेन है, जो पहाड़ हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है, और जो चाइना की तरफ है वो थोड़े से पहाड़ आसान है, स्मूथ है, वो टैटो के शक्ल में है, जैसे एकसार वाले पहाड़ होते हैं उस तरह के हैं। और हमारे वाले ऊंचे नीचे करके बहुत ऊंचाई तक हमारे पहाड़ है। यद्यपि इससे एज रणनीतिक फायदा तो हमें होता है, चूंकि हम ऊपर बैठ जाते हैं और वो नीचे हो जाता है। शायद यही बहुत बड़ी एक बचत है, जो कि जैसे 1962 की हार के बाद हम लोगों ने सबक सीखा और फिर थोड़ा अपने आप को पूर्वी बॉर्डर पे, पूर्वी सीमा पे हमने मजबूत किया, तो उसके बाद उसकी हिमाकत नहीं हो पाई, क्योंकि वो कठिन है उसके लिए, उसको आके पार। लेकिन उतना ही कठिन हमारे लिए भी है वहाँ पहुँचना। तो जो हमारी चौकियाँ हैं, जो हमारे बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, वो तमाम ऐसी दर्जनों से भी अधिक चौकियाँ हैं, जो कि 17,000-18,000 फीट पे हैं ऊंचाई पे। और उसमें आप ये देखिए कि कुछ वर्षों पहले तक, विशेषकर 10-12 वर्ष से पहले, वहाँ पे अधिकांश चौकियों पर 50-60-70 किलोमीटर तक भी पैदल चल के जाना पड़ता था। अब आप सोचिए कि कितना एक व्यक्ति ऊंचाई पर एक दिन में कितने किलोमीटर चल सकता है। 10-12-15 किलोमीटर मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा हिम्मत करेगा तो 5 दिन 6 दिन में तो पहुँचते थे जवान हमारे, जैसे बदली होनी है। वो इतना इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, और उसमें जो ड्यूटी लगती है वो 2 से 3 महीने की एक कंटिजेंट की ड्यूटी जो होती है, टीम होती है वहाँ पे, जितने भी कर्मचारी उसमें होते हैं वो मैं बताऊंगा नहीं, वो मेरे गोपनीयता का तकाजा है कि मैं उस कितने कर्मचारी होते हैं ये उचित नहीं रहेगा बताना। लेकिन जो भी कर्मचारी होते हैं उनकी एक ड्यूटी का कंटिजेंट का मतलब है, जो ड्यूरेशन होती है वो 1.5, 2, 2.5 महीना, 3 महीने तक मैक्सिमम होती है। लेकिन वो 2.5-3 महीने बहुत टेस्टिंग होते हैं। माइनस में टेम्परेचर, सूखी हवा, ड्राई एयर बिल्कुल, उसमें पूरे शरीर में पानी की कमी, जो राशन है वो सब रखा हुआ, राशन की सप्लाई वो अपने आप में एक इशू है। इस तरह दुरूह परिस्थिति में वहाँ पे हमारे फोर्सेस काम करती है। और पीस टाइम में जो बॉर्डर मैनेजमेंट का जो तरीका है, जो उसका डिप्लॉयमेंट है, वो होता है कि सीमा पर जो अग्रिम पोजीशंस होती है वहाँ पर हमारी पुलिस फोर्सेस या बॉर्डर पुलिस कहिए, जैसे कि BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, वो पश्चिमी बॉर्डर को हमारे देखता है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। वो राजस्थान वाला जितना बॉर्डर है ऊपर तक, जितना LOC वगैरह तक है, वहाँ तक डिप्लॉयमेंट होता है, और उसके एकदम पीछे आर्मी होती है। जब कोई वॉर की स्थिति बनती है, जब डिप्लॉयमेंट की स्थिति आर्मी की, तो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, और कभी कभी साथ साथ भी काम करते हैं। क्योंकि BSF वहाँ लगातार रहती है 12 महीनों 30 दिन, तो इसलिए उसको बॉर्डर की टरेन की स्ट्रेटेजिक जानकारी ज़्यादा होती है। तो उनकी मदद से आर्मी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करती है। जब वॉर की स्थिति होती है, युद्ध की स्थिति होती है, युद्ध जैसे हालात होते हैं, तो आर्मी आगे बढ़ जाती है। अन्यथा पीस टाइम में पीछे रहती है। आगे वहाँ BSF, और जो पूरा का पूरा चाइना बॉर्डर है हमारा, उस पे हमारे रहता है ITBP, चाइना के साथ जो बॉर्डर है हमारा। और बीच में एक हमारा स्टेट पड़ता है जो हमारा फ्रेंडली कंट्री भूटान। वहाँ पर SSB लगी होती है, सशस्त्र सीमा बल।
वो भी पुलिस बल है। आर्मी क्यों नहीं लगाते? ये यूएनओ के प्रोविजंस है, यूनाइटेड नेशंस के जो ट्रीटीज हैं, प्रोविजंस हैं कि पीस टाइम में आर्मी का डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, तो वहाँ पर हमारा एसएसबी लगती है। इसी तरह से उनके भी जो दूसरे कंट्री है उन्होंने भी इस तरह से पुलिसिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है बॉर्डर के मैनेजमेंट के तहत। और आर्मी तभी आती है जब युद्ध की कोई स्थिति होती। तो आप ये सोचिए कि कितने बड़े समय से 60 साल, 50 साल, 70 साल जब से देश आज़ाद हुआ, किसी न किसी बॉर्डर पे कुछ ना कुछ चैलेंज चलता ही रहता है। उस चैलेंज से पार पाना, और ऐसी स्थिति में जबकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं था। 10-12 साल में सुना गया है, जैसा मैंने देखा बल्कि अपनी आंखों से, लगातार वहाँ पर जेसीबी इस काम पे लगी हुई है और बहुत तेजी से वहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं। कई सारी टनल बनी जिनसे मैं गुजरा हूँ, कई सारी रोड्स बन गई हैं और अब तो काफ़ी ऊपर तक, जैसे बुमला पास का एक मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था, तो वहाँ पब्लिक को जाना चूँकि अलाउड है, आर्मी का वहाँ कैंप है, तो वहाँ तक रोड बन गई है, वो भी 16,000 फीट के आसपास है। उससे भी दूर और बॉर्डर आउट पोस्ट है। 60-60, 70-70 किलोमीटर पे अभी भी कुछ एक पोस्टें, हो सकता है दर्जन या उससे ज़्यादा पोस्टें होंगी, जो कि काफ़ी दुरूह है और अभी भी दिक्कतें होती है, यद्यपि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में निश्चित रूप से केंद्र सरकार और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका समर्थन, और जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक संगठन आता है जिसका नाम है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। ये बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये वास्तव में मतलब कभी कभी लगता है कि ह्यूमन्स सर्विस टू नेशन, राष्ट्र की उस तरह की सेवा करते हैं। दूर तक हर मौसम में लगातार लगे रहते हैं और वहाँ ये सड़क बनाते हैं। कितना चैलेंज है इनका, करीब करीब 3-4 महीने साल में 4 महीना ऐसा होता है जबकि लगातार स्मूथ काम हो पाता है, अन्यथा तो बर्फबारी, कभी वहाँ बारिश बहुत होती है नॉर्थ ईस्ट में। उन सब चैलेंजेस के बीच में भी इनको टनल, बर्फ, लगातार वहाँ पे काम करते हैं पूरे बॉर्डर पे। वैसे कोई भी बॉर्डर हो, ईस्ट वेस्ट जहाँ भी है, वहाँ BRO का ही जुडिक्शन होता है, वही बनाते हैं। ये लोग जैसे मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं और जो इनके हेड होते हैं वो आर्मी से ही डेपुटेशन पे होते हैं, और मिलिट्री के जो तीनों विंग्स हैं उसी के इंजीनियर्स डेपुटेशन पे होते हैं जो इनको मैन करते हैं। अलग से भी इनकी रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन हाईली स्किल्ड और आर्मी की ज़रूरतों के मुताबिक और पब्लिक की भी जो सुविधाएं हैं उन दोनों को ध्यान में रखते हुए उस तरह का ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, टनल्स, ब्रिजेस छोटे छोटे, वो सारे के सारे डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। उनको सैल्यूट है, बहुत कठिन परिस्थितियों में वो काम करते हैं। तो ये है बॉर्डर की चुनौतियाँ जिस तरह से, और वहाँ की जो पब्लिक है उसका निश्चित रूप से पूरा सहयोग रहता है। बहुत बेहतर स्थिति में मुझे ऐसा लगा, जो मैंने पूछा जानकारी की, कि हम लोग अब आ गए हैं और जो ITBP है हमारा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। और उसके नीचे जो आर्मी के जो डिटैचमेंट्स हैं, जो उनका डिप्लॉयमेंट है, उनकी फॉर्मेशंस हैं, तो वो भी निश्चित रूप से बहुत, एक तरह से कहिए कि फोर्ट को संभाले हुए हैं। हम देशवासियों को एक सुरक्षा का भाव का एहसास वो कराते हैं। मुझे लगा कि मुझे शेयर करने चाहिए अपने थॉट, उतनी मर्यादा के तहत सीमित दायरे में रहते हुए, जिससे कि आपकी जानकारी बढ़े और आप में उत्सुकता उत्पन्न हो। मुझे उम्मीद है कि मैंने करीब करीब सारी चीज़ें जो बता सकता था या बताने योग्य थी वो मैंने अपनी इस वीडियो में बताई हैं। आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, इसको लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मैं और ऐसे ही विषयों पर या कुछ करंट अफेयर्स पे, अगर आप चाहते हैं कि कुछ कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, जैसे इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंटेंट होता है, या जो देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घटित होती रहती हैं आए दिन, क्या उसके बारे में भी आप सुनना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे हम लोग आपस में विचार? बहुत बहुत धन्यवाद।